हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो आज की जो वीडियो हमारी है इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको सिखाया कि उसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का यूज़ करके डिटेल पढ़ा है। और इस जो फर्स्ट पार्ट है इसका लिंक ऊपर मैं आपको दे दूंगा आई बटन पे, आप उसको देखिए जरूर। अब हम सेकंड पार्ट ऑफ क्वांटम नंबर में आ रहे हैं जिसमें हमको दो क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर पढ़नी है। जब इन क्वांटम नंबर्स की स्टडी कर लेंगे तो हम पढ़ेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, अलग अलग शेप क्या है, सबसेल का शेप क्या है, फिर ऑर्बिटल्स को कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे पहचानना है, उनको कैसे स्ट्रक्चर में बना के देखना है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ क्वांटम नंबर एंड द फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चों, आप जब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने ड्रॉबैक बात की थी और उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक आया था और उसको हमने नाम दिया था जीमान इफेक्ट। एक और नाम था स्टार्क इफेक्ट। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ने के लिए सबसे पहले आप तो जीमान इफेक्ट क्या है उसको समझो, और जब वो जानोगे तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। और इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो ऑलरेडी आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर में पढ़ रखी है। बस वो जो पढ़ रखा है उसको क्या कोड लैंग्वेज क्या है, उसकी कोई कोडिंग कैसे करते हैं, फिर उसको डी कोडिंग कैसे करते हैं, वो आपको सीखना है। तो हुआ क्या कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हमने अलग अलग सीरीजेस देखी तो अलग अलग सीरीजेस में हमने देखा कि बहुत सारी लाइंस बन रही है। ठीक है, उन लाइंस का हमने इंडिविजुअल स्टडी की और उनको अलग अलग नाम दिए, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, एंड सो ऑन। लेकिन जीमान ने एक ऑब्जर्वेशन किया, उन्हें देखा कि जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है उस स्पेक्ट्रल लाइन को जब किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया जाता है तो अमेजिंगली ये स्पेक्ट्रल लाइन जो कि एक एनर्जी है सब डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। ये स्पेक्ट्रल लाइन कई भाग में स्प्लिट हो जाती है, सब डिवाइड हो जाती है और कई फाइन लाइंस बन जाती हैं। इन फाइन लाइंस का बनने का ये जो इफेक्ट है इसी को जीमान इफेक्ट कहते हैं। तो जीमान इफेक्ट को अगर आप साइंटिफिकली वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या बोलोगे? बोलोगे द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस in presence of a strong magnetic field into very fine lines is termed as Zeeman effect। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि लेट मान लो अगर मैं ये कहूँ कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की गई है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं और इसमें एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है। अब ये स्पेक्ट्रल लाइन जब इस मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रही है तो वो बहुत सारी फाइन लाइंस में सब डिवाइड हो रही है, स्प्लिट हो रही है। तो जीमान ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट को नाम पड़ गया क्या बच्चों? इसका नाम पड़ गया जीमान इफेक्ट। इस जीमान इफेक्ट का स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट का एक ग्रुप ये कंक्लूजन निकालता है कि यार जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक स्पेक्ट्रल लाइन कई फाइन लाइंस में सब डिवाइड हो रही है, सिमिलरली अगर मुझे एजीमुथल क्वांटम नंबर जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम हो, उसका कंसेप्ट मालूम हो, तो हम उससे कई और वैल्यूज निकाल सकते हैं। एंड दीज इंडिविजुअल वैल्यूज विच आर कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता होने पे निकलती है और ये अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग निकलती हैं। जैसे आप स्केलिंग करते हो तो मिड पॉइंट 0 लेते हो और फिर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव एक्सिस या डायरेक्शन। सिमिलरली एजीमुथल क्वांटम नंबर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कई वैल्यू मिलेंगी जो कि नेगेटिव डायरेक्शन पे भी होंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन पे होगी, 0 के साथ। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें और देखें क्या होता है। यहाँ पर एक और शब्द मैंने कहा कि जीमान इफेक्ट जब आप सीख लेते हो बच्चों तो आपको एक और इफेक्ट बनना चाहिए। दिस वन इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर एज जीमान इफेक्ट। हियर इन प्लेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड। स्टार्क
ई स्टार्क में इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर स्टार्क, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ई। जी मान मा में मैग्नेटिक फील्ड, जी मान इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड से, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से। The splitting of the spectral lines into very fine lines in presence of the magnetic field is termed as Riemann effect, while the splitting of such spectral lines into very fine lines in presence of the electric field is known as Stark effect. Clear? अगर ये कंक्लूजन आपको मालूम है तो अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की स्टडी करना चाहते हैं। तो हम देखें कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमको क्या सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जो सीखने को मिलेगा वो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है या क्लासेस अटेंड की है। तो अब आप समझिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है। तो पहले हम एक उसका आउटलाइन फिगर बनाएं। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता रहा था साइज और भी बहुत कुछ, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप बता रहा था, एंगुलर मोमेंटम बता रहा था, शेप ऑफ सबसेल, एंगुलर मोमेंटम, अलग अलग इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल्स के हिसाब से, और बहुत कुछ। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है दो बातें, खास बातें, और वो कहलाता है ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो बच्चों, आप ये ध्यान दो थोड़ा सा। लेट्स इट्स अ 3D स्पेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग ये 3D स्पेस आपके सामने है। यहाँ पर 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है और उस स्पेस को हम कहते हैं क्या? ऑर्बिटल। तो इस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, एक्स एक्सिस में है, वाई में है, जेड में है, एक्स और वाई के बीच में है, 45 डिग्री पे है। कहाँ है? ये जो क्वेश्चनिंग है इसका आंसर कहलाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी इलेक्ट्रॉन उस 3D स्पेस में कहाँ पर है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझते हो कि एक 3D स्पेस यानी एक ऑर्बिटल जिसको हम बोर्ड पे या कॉपी पे स्क्वायर बनाते हैं, वहां पे हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक अपवर्ड क्लॉकवाइज और एक डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज होता है। मुझे लगता है आपको ये सब क्लियर है। तो दिस वन इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक चीज और सिखाई थी कि अलग अलग ऑर्बिटल्स जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास मैनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं तो आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दो सेम स्पिन वाले क्लॉकवाइज, देन आफ्टर उनकी पेयरिंग करो। ये हंट्स लॉ कहलाएगा, जो आगे हम डिटेल करेंगे। लेकिन उसको पढ़े बिना ही आपका ये साइकोलॉजिकली दिमाग में आ जाती बात कि हाँ यार मेरे को इलेक्ट्रॉन भरने हैं और इलेक्ट्रॉन तो मैं एक एक करके ही भरूंगा। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पहली बात आपको ये क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज या कंसेप्ट से मैं इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। And the magnetic quantum number describes about the orientation and distribution of electron in 3D space around the nucleus, which is known as orbital. Perfect. सेकेंड पार्ट में यहाँ पे अब आपको ध्यान वो देना है जो मैंने अभी बताया था कि एक स्पेक्ट्रल लाइन फाइन लाइंस में डिवाइड हुई है और ये जो कंसेप्ट है इसको आप स्केलिंग सिस्टम में लेके चलो कि आप जब एक्स वाई जेड एक्सिस में ग्राफ बनाते हो तो 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज लेके चलते हो। सिमिलरली यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई होता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल। L means azimuthal quantum number. For each value of L, the values of M are from minus L to plus L. Minus L to plus L means बीच में 0 तो आएगा ही। तो अगर मुझे L की वैल्यू मालूम है तो M की वैल्यूज माइनस L से प्लस L तक होंगी। तो वैल्यूज ऑफ M are from minus L to plus L, where each value of M describes about the orbital। यहां पे आपको क्लिक करना है। Each value of N, principal quantum number, describes about
cell orbit energy level. Each value of L azimuthal quantum number describes about a subcell. जो आपने देखा कि 0 से लेके n-1 तक होती हैं और हर एक वैल्यू L की एक सबसेल बताती है. सिमिलरली ईच वैल्यू ऑफ M डिस्क्राइब्स अबाउट अ ऑर्बिटल. क्लियर बच्चों, आपको पहले से जो azimuthal क्वांटम नंबर बता चुका हूं उसमें जनरल नॉलेज आपको क्या है वो आप देखो. S P D F ये हमारी सबसेल है. इसके अलावा भी होती है G H I, लेकिन अभी उन पे टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं क्योंकि आप ये 4 ही यूज करोगे और अगर वो बनता है तो ऑलरेडी बनेगा. तो SPDF सबसेल है. इनके लिए L का कोड वैल्यू 0, L की कोड वैल्यू 1, L की कोड वैल्यू 2, L की कोड वैल्यू 3 थी. ये जनरल नॉलेज है, इसमें साइंस नहीं लगाना है कि अगर मुझे SPDF मेरी सबसेल्स हैं और उसमें L का कोड वैल्यू S सबसेल के लिए 0, P सबसेल के लिए 1, D सबसेल के लिए 2 और F सबसेल के लिए 3 होता है. इसमें सोचना नहीं है, ये होता है, फिक्स्ड, याद रखना है. बार बार पढ़ने से आपको बनने लगेगा. फिर आपने अभी azimuthal क्वांटम नंबर पढ़ा था तो आपको बच्चों मैंने एक बात बताई थी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला क्या होता है. तो मैंने कहा था कि सबसेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला होता है 2l+1. आपने इस फार्मूले में वैल्यू रखी थी तो आपने कहा था कि S सबसेल में हमेशा एक ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं विच आर डिजिग्नेटेड एज Px, Py एंड Pz. याद है आपको. D ऑर्बिटल में 5 और सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं विच आर डिजिग्नेटेड एज dxy, dyz, dzx, dx², y² एंड dz². सिमिलरली F सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनके भी डिजिग्नेशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में ये पार्ट नहीं रखा गया है, इसलिए हमें टेंशन ही नहीं लेना है और इसको हम सीधे शब्दों में बोलेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, आपको जब कोर्स में है नहीं, सिलेबस में है नहीं, तो जबरदस्ती मेहनत की जरूरत नहीं है क्योंकि आफ्टर ऑल जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा. पर यहाँ पर अपन टाइम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं इसको लेके. ये बातें आपको मालूम थी, ये फार्मूले से मालूम थी. आपको अब ये पता करना है कि यार ये कौन कौन से सबसेल होंगे. तो ऑलरेडी आपको M जो बताने वाला है वो आपको सब मालूम है. अब आपको ये मालूम है कि S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और उसका नाम आपने रखा है S ऑर्बिटल. लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि S सबसेल के लिए L अगर 0 है तो M की वैल्यू कितनी होगी. L का कोड 0 है तो M का कोड क्या होगा, फिर उस कोड को डिकोड कैसे करेंगे वो सीखना है. अगर P सबसेल के लिए L की वैल्यू 1 है और P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं Px, Py, Pz, तो उनके कोड्स M के रिस्पेक्ट में क्या है. D के L की वैल्यू D के लिए 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 है, तो उनकी M के डी कोड क्या क्या रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो हमको देखना है. देखते हैं. अगर S सबसेल है बच्चों तो आपको पहले से मालूम है कि S सबसेल के लिए L बराबर 0 होता है तो M की वैल्यू -0 से +0 तो आप लिखोगे नहीं, M की वैल्यू भी 0 ही होगी. ये 0 वैल्यू मीन्स अ कोड, नॉट अ 0, नथिंग नहीं. L 0 है का मतलब L की वैल्यू 0 है का अर्थ ये नहीं है बच्चों कि L नथिंग है ही नहीं. का मतलब है L का कोड 0 है, उस कोड को आपको डिकोड करके पढ़ना है. M अगर L 0 है तो -L से +L जाओगे तो M भी 0 ही मिलेगा. क्लियर है. तो आप यहाँ पे M की कोड वैल्यू 0 है. इसका मतलब ये है कि M की वैल्यू 0 है तो हाउ नंबर ऑफ वैल्यूज, तो आप बोलोगे देयर आर 1 वैल्यू इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट कि S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होगा एंड विच वन इज नोन एज S ऑर्बिटल. क्लियर. यानी आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कोई भी S सबसेल हो 1s, 2s, 3s, 4s, उसके लिए L हमेशा 0 होता है azimuthal क्वांटम नंबर, तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा. where 0 means that it contains a one orbital known as S orbital. ऑल क्लियर. चलिए यहां पर आपको ध्यान देना है. अगर P सबसेल है बच्चों तो तय बात है L 1 होगा.
L1 होगा तो m की वैल्यू -1, 0, +1, -L2 + L। ये कितनी वैल्यूज मिल रही है बच्चों? बोले यार 3 वैल्यू मिल रही है। कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों p सब सेल में? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो जो आपको पता है वही यहाँ पता चल रहा है क्या, कि अगर मुझे p सब सेल के बारे में पढ़ाई करनी है तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं बाय द फार्मूला 2l + 1। और वो p सब सेल के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उनको मैं रैंडमली px, py, pz कहूंगा। क्लियर? और वैल्यूज m की कोड वैल्यू -1, 0 और +1 आएगी। क्लियर? चलिए, अब हमको ये मालूम है कि px, py और pz 3 ऑर्बिटल्स, यहां पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि आगे चल के केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, यहां पर आप फंस जाओगे अगर सही ज्ञान नहीं है। आप ये ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइन कन्वेंशन, आधुनिक चिन्ह प्रणाली, मॉडर्न साइन कन्वेंशन के हिसाब से नियम बनाया गया है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज द जेड एक्सिस। ये बात हमेशा के लिए आप केमिस्ट्री में ध्यान रखोगे। द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज ऑलवेज जेड एक्सिस, यानी आपकी कॉपी में प्लेन पेपर पे जो लाइंस खींची हैं वो जेड एक्सिस है। क्लियर? आपके प्लेन पेपर पे जो लाइन खींचा है वो आप जेड एक्सिस लोगे कब? जबकि आप एक्स और वाई कंसीडर कर रहे होगे। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज द जेड एक्सिस and since the probability of finding of electron in z axis is negligible, therefore magnetic quantum number in z axis is always 0. Here 0 means quote, यानी z एक्सिस को आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में हमेशा m की वैल्यू 0 होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो अब मैं अगर ये कहूं बच्चों कि L अगर 1 है तो P सबसेल है और P सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, एक का M का कोड -1, 0 और +1 है, तो मैं इसको Px, Py और Pz लिखता हूं। तो दिस वन इज रॉन्ग। क्यों? हमारी आदत पड़ गई है हम x y z ले बोलने की, तो Px, Py, Pz ही बोलेंगे और उसी हिसाब से लिखेंगे। हाँ, आप लिखिए, जब आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो यू आर फ्री टू डू, आप Px, Py, Pz ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ओरिएंटेशन दिखाना चाहते हो तो आपको ये ध्यान देना होगा कि m की वैल्यू 0 Py के लिए नहीं होगी, दिस इज ऑलवेज फॉर Pz, ये हमेशा Pz के लिए होगी। तो बच्चों जब ये Pz के लिए 0 होगी तो बोले ये क्या करें, तो बोले Px को आप +-1 कोई भी ले सकते हो। इधर आप चाहे Px ले लो चाहे Py ले लो, इट्स योर चॉइस, लेकिन यहां पर आपकी चॉइस नहीं है। सिमिलरली यहां पर आप Px, Py में भी आपकी चॉइस है, +-1 में से कोई भी ले लो। अगर मैं यहाँ +1 लेता हूँ तो -1 आएगा, यहाँ -1 ले लेता हूँ तो वहाँ +1 आएगा, बट Pz इज ऑलवेज +1। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते समय बच्चों आपको बहुत प्रिकॉशनरी याद रखना होगा कि मुझे P सबसेल के 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, Px, Py, Pz। इस फ्लो में जो मैं कहता हूँ, इस फ्लो में मैं ऑर्बिटल बनाऊंगा भी Px, Py, Pz, बट एट द टाइम व्हेन we represent about the values of magnetic quantum number, we should clear that internuclear axis is the z axis and the values of magnetic quantum number in z axis always equal to 0. Therefore, during the representation of magnetic quantum number, you should always take a value 0 for z axis. Therefore, आप Px को प्लस और -1 में से जो चाहो ले लो, इट्स योर फ्रीडम। Py को आप प्लस और -1 में से कुछ भी ले लो, इट्स योर फ्रीडम, बट द Pz इज ऑलवेज 0। याद रहेगा आपको, दिमाग में बात रखिएगा। अब एक और बात पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगी। देखिए, ये P में P सबसेल है, यानी पूरी सबसेल है। उस सबसेल के कितने ऑर्बिटल है बच्चों? 3 ऑर्बिटल है।
ये तीनों ऑर्बिटल को मैंने एक बराबर पैरेलल बनाया, इसका मतलब है इन तीनों की एनर्जी सेम है। क्लियर? ऐसे ऑर्बिटल, किसी सबसेल के ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल होती है, वो एक शब्द आएगा, वो कहलाते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल। इस शब्द को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। All the orbitals of any subcell which have equal energy in presence of a strong magnetic field are termed as degenerate orbital. क्लियर हुई बात? ऐसे सभी, किसी भी सबसेल के ऐसे सभी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल होती है, वो कहलाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। तो क्या एस सबसेल में डीजनरेट ऑर्बिटल बन रहा है? देखिए, बोले एक ही ऑर्बिटल है। जब एक ही होता है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, कंपैरिजन कैसे करो, किसके बराबर ना, कहीं नहीं कर सकते। ऐसे केस में आप ध्यान रखोगे कि जब आप एस सबसेल पढ़ रहे होते हो तो एस ऑर्बिटल को आप किसी से कंपेयर नहीं कर पाते हो, इसलिए एस ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं कहा जाता। बट पी सबसेल में आप 3 ऑर्बिटल गेन करते हो और तीनों की एनर्जी इक्वल होती है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर पी सबसेल कंटेन 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल। At the same time, these 3 orbitals are also known as three-fold degenerate. Three-fold degenerate. Three-fold, fold means type. 3 प्रकार के डीजेनरेट, यानी आप 3 तरह की भाषा बोल पाओगे। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक बच्चा बोलेगा, दूसरा बोलेगा पी सबसेल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं and these contain equal energy in presence of magnetic field. थर्ड वन खड़ा होगा, बोलेगा सर पी सबसेल में 3-fold डीजेनरेट होते हैं, यानी 3 तरह के डीजेनरेट होते हैं। All the 3 are correct, तो ये आपको जानना है। क्लियर? एस सबसेल में कोई ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल है, कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए एस सबसेल में आप किसी भी तरह का डीजेनरेट वर्ड यूज नहीं करोगे। बट पी सबसेल कंटेन 3 डीजेनरेट या 3-fold डीजेनरेट, आल्सो नोन एज 3-fold एक्सिस एज वेल। क्लियर? तो बच्चों, ये बात अगर आपको दिमाग में बैठ गई तो आगे आप जब बॉन्डिंग कर रहे होगे तब आपको बहुत मजा आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आप केमिकल बॉन्डिंग कर रहे होगे तो दिस वन इज पी और सबसेल of an atom and this one is the p subcell of other atom. इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे आ रहे हैं। ये जब बॉन्डिंग होती है, जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं, तो देखो आप ये क्या हो रहा है, ये फिंगर पहले मिल रही है, ये जो फिंगर पहले मिल रही है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। फिर ये ओवरलैपिंग होती है तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और फिर ये साइड वाले, ये फिंगर इससे मिलेगी और ये फिंगर इससे मिलेगी, तो इस प्रकार से बॉन्ड तैयार होगा। तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एबव एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पाई बॉन्ड बनाएगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होंगे तब। लेकिन आपको ये क्लियर रखना होगा बात पहले से कि भाई जब हम पी सबसेल को रैंडमली लिखते हैं तो आपकी फ्रीडम है, पी एक्स पी वाई पी जेड लिख दो। लेकिन जब आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो इट्स नॉट योर फ्रीडम, यू शुड ऑलवेज फॉलो द रूल दैट ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वी शुड use m is equal to 0 for pz orbital and you are free to represent the -1 or +1 for px or -1 or +1 in py. It's your freedom. क्लियर? चलिए, तो अगर अब आपको ये क्लियर हो गया तो अब आप पहुंचते हो डी सबसेल में। अब बोलते हो डी सबसेल में अब क्या हो रहा है, और डी सबसेल में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके कितने टाइप होंगे। तो स्वाभाविक है, आपको पहले से बच्चों मालूम है कि डी सबसेल में एल का कोड 2 है और 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल फार्मूला यूज करने पे मेरे पास ऑर्बिटल की संख्या 5 है
और उन ऑर्बिटल्स का नाम भी मुझे मालूम है, dxy, dyz, dzx, dz² एंड dx² y²। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनका क्या तरीका है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या करें अपन, तो अब अपन को बेसिक चीज तो मालूम हो गई बच्चों कि जब डी सबसेल होगा तो आपको बेसिक्स मालूम है कि L की वैल्यू 2 होगी और नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2n+1 का इक्वेशन लगाने पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल आते हैं 5, और अगर L की वैल्यू 2 है तो M की कोड -2, -1, 0, +1 एंड +2, ये वैल्यूज भी कितनी आ रही बच्चों, 5। यानी इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि जब मैं d ऑर्बिटल बनाऊंगा तो d ऑर्बिटल के 5 और हिस्से होंगे और उनकी कोड रिप्रेजेंटेशन, पहला बॉक्स जो आप बनाओगे उसका -2 होगा, यानी इस बॉक्स में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, उनके लिए m की वैल्यू -2 होगी, इसके लिए -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी और ये +2 होगी। बाकी इनको डिजिग्नेट किया अपन ने लिखना सीखा था कि dxy, dyz, dz², dx² y², इसको माइनस ही पढ़ेंगे, dx² y² एंड dzx, ये 5 ऑर्बिटल्स आपको मिलते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आपको इलेक्ट्रॉन फीलिंग करते समय ये ध्यान देना है कि n की वैल्यू कंटिन्यूसली -2 से +2 तक आपको रिप्रेजेंट करते बनना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए डी सबसेल के कितने डी जनरेट है बच्चों, हैं भी कि नहीं? बोले हैं, 5 ऑर्बिटल है, यानी इसके 5 डी जनरेट हैं, और आप इसको 5 फोल्ड डी जनरेट भी कह सकते हो, इसको आप 5 फोल्ड एक्सिस भी कह सकते हो। तो देयर आर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन द डी सबसेल। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं बोल दूं एफ सबसेल है बच्चों, तो आप बोलोगे अगर एफ सबसेल है तो एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू 3 होगी। ऐसे में इस फार्मूले में वैल्यू रखने पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 आएंगे। एल की वैल्यू 3 होगी तो एम की वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. There are 7 values, therefore the number of orbitals are 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इन 7 ऑर्बिटल को देख लेने के बाद आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि there are 7 degenerates in F subset, there are 7 fold axis in F subset, और there are 7 fold degenerate in F subset. इनके भी डिजिग्नेशन है कि एफ, एक्स, वाई, जेड, एस, एक्स स्क्वायर, बहुत लंबे लंबे शब्द है। अच्छी बात यह है कि आपके कोर्स में रखा ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं लेना है, जो है वही बहुत है, उस पर पहले परफेक्ट हो जाओ। तो आप एफ में अच्छी बात है कि साफ साफ लिख दिया है कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड स्टूडेंट्स ऑफ 11th एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर नॉट used to these subcell these orbitals for their further study, तो आप टेंशन मत लो। तो अब ये क्लियर हो गया कि हाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमको जब एफ सबसेल, डी सबसेल और पी सबसेल की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे हमको डिजेनरेट ऑर्बिटल मिलते हैं, और एस सबसेल में कोई भी डिजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होता। ये बातें आपको बहुत अच्छे से कंफर्म रखनी है। जब आप ये बातों को सीख के ध्यान लगा कर पढ़ते हो तो आपको हर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अभी आपने कॉन्फ़िगरेशन सीखना बाकी है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन सीख लोगे तो बच्चों आपको ये पता करते बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और उसकी चारों क्वांटम नंबर की क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद जब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सीख लेते हैं तो एक और क्वांटम नंबर है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर में कुछ खास ऐसा नहीं है जिसको आप टेंशन लो। बिना पढ़े ही आपको मालूम है कि आप जब एक बॉक्स बनाते हो, एक ऑर्बिटल बनाते हो, तो एक ऑर्बिटल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, और फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज, सेकेंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज। तो जो एक की वैल्यू को आप कहते हो अपवर्ड है, एक को डाउनवर्ड है, तो होता क्या है कि इसको आप स्पिन क्वांटम नंबर 4th क्वांटम नंबर है, और यही ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है जो वैल्यू आपको समझ में आ रहा है।
अब इसको वैल्यू के रूप में कैसे लिखते हैं, क्या है, ध्यान दीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सलूशन नहीं है, यानी कि मैथमेटिकल अप्रोच इसमें नहीं लगता। इसकी वैल्यूज बाकी की 3 क्वांटम नंबर की वैल्यूज से कोई रिलेशन शो नहीं करती, ये फ्री इंडिविजुअल है। वहां पे n से l निकला, l से m निकला, लेकिन s स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ने के लिए मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मुझे बस ये जरूरत है कि एक बॉक्स यानी एक ऑर्बिटल, एक 3D स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड दीज आर revolve opposite to each other, with one is clockwise and second one is spin anti-clockwise direction। आपको ये समझना होगा कि जैसे मैं बोलूँ ये न्यूक्लियस है स्पेस बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व होते रहते हैं। किसी भी तरफ से रिवॉल्व होंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे रिवॉल्व होते हैं। इससे होता क्या है कि ऐसा समझो कि ये हाफ सेक्शन आपके तरफ है, तो ये हाफ रोटेशन आपको जो दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाफ रोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, करता पूरा है, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन एक ही होता है। वैसे ही है जैसे अर्थ एक है, सन एक है, सन कभी सेट नहीं होता, वो तो हमेशा राइजेस रहता है। अर्थ में आधा दिन आधी रात। सिमिलरली यहाँ पर भी एटम में भी वही कंपेयर किया गया है कि हाफ रोटेशन क्लॉकवाइज और हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये पूरा चक्कर कर लेगा और ये भी पूरा कर लेगा। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये कहा गया कि इनको एक कोड दे दिया जाए कि एक हमको इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज है उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो ये तो क्लियर हो गया कि भाई क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैल्यू क्या रखें, तो बोले वैल्यू आप रख लो हाफ 1/2। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि हाफ रोटेशन इसका होता है और हाफ रोटेशन इसका होता है, तो जो पॉजिटिव प्लस 1/2 है वो क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा और नेगेटिव जो वैल्यू आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर बच्चों? इसमें भी ज़्यादा आपको सिर पटकने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वही आपके लिए परफेक्ट। इससे पता क्या चलता है इससे मुझे पता चलता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, आयन, मॉलिक्यूल। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चलती है। ना ना ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, व्हाइल द स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विच कैन डिस्क्राइब्ड आफ्टर द कॉन्फ़िगरेशन रूल, आफ्टर द स्टडी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रूल। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, जो कि आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब आप बहुत अच्छे से इसकी वैल्यू भी डिजिग्नेट कर लोगे, और जब इसकी वैल्यू डिजिग्नेट होगी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चलेगी, और फिर मैं ये बता पाऊंगा कि कौन सी पर्टिकुलर आयन या एटम पैरामैग्नेटिक नेचर का है, कौन सा डायमैग्नेटिक नेचर का है, कैसे इनमें कलर प्रॉपर्टी आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उसके बारे में अभी अपन टेंशन न लें। तो ओवरऑल मुझे 4 बातें मालूम हो गई कि 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, 1 2 3 4 5 डैश वैल्यूज होती हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर मुझे सब सेल बताता है, शेप बताता है, और उसकी वैल्यू जो है वो n की वैल्यू से निकलती है। 0 to n-1 L की वैल्यू होती है, और L की हर एक वैल्यू मुझे एक सब सेल बताती है। जब मुझे L पता हो जाता है तो M की वैल्यूज -L से +L होती है, और M की हर एक वैल्यू मुझे एक ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है। आप इन चीज़ों को 2 बार 4 बार अच्छे से सुनो, अच्छे से रीड करो, तो आप ये परफेक्ट हो जाओगे, कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। क्लियर? अब आपको कुछ बातों को मालूम होना चाहिए कि अब इसमें जब ये अब मालूम हो गया तो मैं कैसे पता करूं कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ है। लेट अभी आपसे मैं ये मान के चलता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता, और जिन बच्चों को थोड़ा भी आइडिया है वो अच्छी बात है, जिनको आइडिया है या नहीं है, दोनों लोग अगर देखो, और मैं कहूँ मेरे बच्चों मेरे पास क्लोरीन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17, और इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है।
ये अपर वैल्यूज जो दिख रही है ना आपको, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जो कि आप सीख चुके हो कि s सब सेल में बच्चों कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की लिमिट 2। p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की लिमिट 6। d में 5 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की लिमिट 10 और f में 7 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की लिमिट 14। अभी आप ये देखो 17 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं, तो 2 2 4 एंड 6 10 2 12 एंड 5 17 यहाँ पे पूरे हो गए। अब मैं यहाँ 3p5 कर रहा हूँ, 6 नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास 17 ही है ना, 18 होते तो मैं एक और भर देता। तो आपको ये समझना है कि मेरे पास स्पेस बहुत है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मेरे पास आते जाते हैं मैं भरता जाऊंगा ऑर्बिटल्स में, सब सेल में। जब उसकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो जंप करके आगे भर जाऊंगा, फिर आगे भरूंगा, फिर एसो ऑन। बोले अच्छा ये भी रूल है? बोले हाँ बच्चों, यही तो कहलाता है रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, जिसको हम अफबाउ प्रिंसिपल के नाम से आगे सीखेंगे। चलिए अभी हम क्वांटम नंबर की बात करें। अब मैं बच्चों ये बोलूं कि बच्चों ऐसा करो कि मुझे क्लोरीन के 17th इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता दो। बोले एड्रेस मतलब उसकी चारों क्वांटम नंबर बता दो 17th इलेक्ट्रॉन की। अच्छा 17 कुल, यानी इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का आप चारों क्वांटम नंबर बता सकते हैं क्या? बोले यस, हर एक इलेक्ट्रॉन का आप चारों क्वांटम नंबर बता सकते हो और उसके आधार पे आप उसकी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हो। चलो अभी मैं 17th की बात कर रहा हूँ। बच्चों आप ध्यान से देखो 17th है कहाँ? बोले यार 2 2 4 हो गए, 10 12, यानी यहाँ तक तो नहीं है, और 12 एंड 5 17, यानी पक्का इस सब सेल में 3p5 सब सेल में मेरा 17th इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कहाँ है ये मुझे पता करना है। तो देखिए आपको दो क्वांटम नंबर तो यहाँ पर लिखी हुई दिखती है, सामने आंख में दिखता है। कैसे? बोले 3 n इज इक्वल टू 3, p तो l इज इक्वल टू 1। ये दो बातें तो आपको सामने दिख जाएगा। इनविजिबल जो होता है वही असली है, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए पता करते हैं। p सब सेल है, l की वैल्यू 1 है, l 1 है, तो l की वैल्यू -1 0 और +1 होगी। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल होंगे बच्चों, -1 0 और +1। ये तो क्लियर हो गया। इसमें मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों? 5। चलो मैं भरता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। क्या ये सही बात है? बोले यार 5 तो भर दिया, पर ये तरीका गलत है। सही ऐसा होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं करना 1 2, फर्स्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये 4th इलेक्ट्रॉन, ये 5th इलेक्ट्रॉन। मुझे कौन सा आंसर किसके लिए बताना है? 17th के। 12 हो गए थे, इसका मतलब ये 13th है, ये 14th है, ये 15th है, ये 16th है, और ये लास्ट वाला जो है ये कौन सा है बच्चों? 17th है। 17th इलेक्ट्रॉन का m कितना है बच्चों? 0, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी मुझे पता चल गई 0। स्पिन क्वांटम नंबर पता करना क्या कठिन है? बोले बहुत सरल है। अपवर्ड, हेड ऊपर की ओर है +1/2, हेड नीचे की ओर है -1/2। बोले ये सब आप तब कर पाओगे ना जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग को प्रॉपर करोगे। अगर इन प्रॉपर तरीका करोगे जो मैंने अभी बताया, गलत 1 2 3 4 5 ऐसे गिनोगे तो गलत, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलोगे तो सही आएगा। अब इससे आपने बोला कि डाउनवर्ड है तो स्पिन इज -1/2। अब आपको चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू मालूम हो गई। तो ये है कोड। इस कोड से आप डिकोड भी कर सकते हो कि अच्छा थर्ड सेल के p सब सेल के m = 0 यानी z एक्सिस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जो एंटी क्लॉकवाइज है। ये उसका डिकोड हुआ। कैसे? n3 है, थर्ड सेल के l1 है, p सब सेल के m0 है, z एक्सिस में या pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और s -1/2 है, इसलिए वो बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। बस
यही पता करना था अपन को, यही एड्रेस इलेक्ट्रॉन का है, ये कोड है जो वही समझ सकता है जो इसको डीकोड कर सकता है, यानी जिसके ब्रेन में इसके बारे में पढ़ाई अच्छे से है। बहुत कंसेप्ट क्लियर है। चलिए मैं यही आपको बोलता हूँ बच्चों कि मैं अगर एक क्वांटम नंबर आपसे बोलूँ कि ऐसा है कि मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, अभी जिनको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आइडिया है वो मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए बस। लेट मान लो मैंने एक एटम लिखा क्रोमियम 24 और 24 इसमें पूरी इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी। क्या है क्यों है ये अभी पीछे मत पड़िए, अभी आपका दिमाग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ना जाए, अभी आपका दिमाग जो आप सीख रहे हो उस पे जाए। क्या सीख रहे हो? क्वांटम। मैं बोलता हूँ बच्चों क्रोमियम 24 का ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब मुझे आप ये बताओ कि क्रोमियम के 23rd इलेक्ट्रॉन की 23rd इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बता दो, और अगर आप ये बता पाते हो तो मैं बोलूँगा कि आपको सब बनने लगा, और नहीं बता पाते हो तब तो घोटाला है। तो टेक योर टाइम, आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, आप वीडियो पॉज करिए और देखिए कि क्या आप इसकी चारों क्वांटम नंबर निकाल पाते हो कि नहीं। अगर आप निकाल रहे हो 23rd इलेक्ट्रॉन की तो मेरी मेहनत काम कर गई, आपका सुनना काम कर गया। नहीं तो आप फिर से एक बार सुनना शुरू करिए और फिर इसके 23rd इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताइए। टेक योर टाइम 1 मिनट और मैं फिर आपको आंसर बता दूँ। तो क्या कहते हैं, बन पाया? जिनको ये बन गया वो आगे चलिए साथ में, जिनको नहीं बना वो एक बार और सुनिए और सुन के फिर उसको आप अप्लाई करिए। चलिए मैं 23rd इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर चारों बताता हूँ। पहले मैं ढूंढ तो लूँ क्वांटम नंबर तो 23rd है कहाँ। ये कॉन्फ़िगरेशन आपसे फ्यूचर में बनेगा, अभी बनता है तो बहुत अच्छा बात है। आप बोलो 23rd है कहाँ, बोले 2 2 4 10 12 18 एंड 5 23, यानी यहाँ पर 23 इलेक्ट्रॉन है इस सब सेल के अंदर। इस सब सेल को देख के ही मैं पता कर देता हूँ, n की वैल्यू तो सामने लिखी है 3, और अगर d सब सेल है तो बच्चों l का कोड d के लिए L2। बोले यार ये दो तो मालूम हो गया, मैग्नेटिक कैसे पता करें? बोले d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो अगर L है 2 तो m की वैल्यू -2 से +2 होती है, यानी कितनी वैल्यू होती है बच्चों? बोले यार 1 2 3 4 5। बोले यार ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है, ये +2। चलिए d में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों? 5 भर दूं? बोले 1 2 3 4। बोले अरे अरे ये तो गलत हो गया, ये तो गलत है। बोले ऐसे क्यों गलत है? बोले ऐसे थोड़ी इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक 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 करके सब ऑर्बिटल में भरते हैं। ऐसे भरते हैं कि उनकी सेम स्पिन हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। ये कौन सा नियम है भाई? यही तो हंट्स लॉ है जो पढ़ना है आगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये तरीका नहीं है जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो आप बोलोगे ये गलत है, ऐसे नहीं भरना है। बोले ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे बच्चों यहाँ? 18। तो ये 19th इलेक्ट्रॉन है, ये 20th इलेक्ट्रॉन है, ये 21st है, ये 22nd इलेक्ट्रॉन है और ये 23rd इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब 23rd इलेक्ट्रॉन के लिए m का कोड क्या है? देखो +2, यानी मुझे पता चल गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज +2। यही सबसे जरूरी बात होती है जो आप सॉल्व कर सकते हो। स्पिन 4th क्वांटम नंबर इज स्पिन। कितनी दिखती है? अरे यार ये तो आउटवर्ड है, ऊपर को जा रहा है, तो इसका मतलब +1/2। दैट्स ऑल। तो बहुत सरल है बच्चों, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान लगाओ, कंसंट्रेट करो। ये होता क्या है, ये पजल टाइप का है। मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने पढ़ाया इतने सालों में, और मैंने जब पढ़ा भी मैंने देखा है कि ये चीज़ क्या होती है, किसी किसी बच्चे को एक बार में समझ में आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि वो उसको एक बार में समझ में आ गया तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और किसी किसी बहुत अच्छे जीनियस को भी बोले अरे क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्ट्रक्चर बनाना हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी जिसमें क्या होता है फंस जाता है। तो ठीक है, आप उसमें फंस गए हो तो आप प्रयास करो, आप बार बार कोशिश करो तो आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज कोशिश मेक्स मैन परफेक्ट। ये अब मेरा मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तो दुनिया जानती है, कोशिश मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रयास तो करो,
है ना, अटेम्प्ट करो और उसके बाद तो आपको आगे आगे ना ही सीखना ही है, उसको जानना ही है। चलिए, तो आप अगर ये जान गए तो मेरी मेहनत सफल हुई कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, 4 क्वांटम नंबर आपके इस तरह से आपको बताना होता है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार मेरे को अब चारों क्वांटम नंबर का तो नॉलेज हो गया, और चारों क्वांटम नंबर पता हो जाने से मुझे एक बात ये क्लियर हुई कि यार सेम बार बार शब्द आया बीच में, और मैंने ये पता किया था कि एस सबसेल स्फेरिकल होता है, पी सबसेल डम्बेल होता है, और डी सबसेल डबल डम्बेल होता है, और एफ सबसेल तो अच्छी बात है कि हमारे कोर्स में ही नहीं रखा। अब बोला यार बहुत कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, आप टेंशन मत लो। तो बोले यार बहुत अच्छी बात है, हम टेंशन नहीं ले रहे। तो अब आपको इनका यूज करते बनना चाहिए। बोले यार एस सबसेल का अगर मैं सेप की बात करूं तो अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो आगे है वो नहीं बता रहा हूँ कि सिंपल सेप की बात करें तो अपन को मालूम है कि कोई भी एस सबसेल होगा या ऑर्बिटल होगा उसका सेप हमेशा स्फेरिकल होगा। क्लियर है, उसका सेप हमेशा स्फेरिकल होगा। अब स्वाभाविक बात है, आप अगर बोलोगे 1s तो ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से 0.53 एंगस्ट्रॉम या 529 एंगस्ट्रॉम ये इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। 2s होगा तो आप बोलोगे ये न्यूक्लियस है, ये 1s था और ये 2s है। अच्छा बोलोगे ये क्या हो गया, बोलिए 0.53 था और 0.53 इंटू 4 कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया, बोले यार क्योंकि रेडियस का फार्मूला था 0.529 या 0.53 इंटू एन स्क्वायर पहुंच जाए तो 4 टाइम्स बढ़ गया। इसी तरह से बच्चों आप 3s बोलोगे तो बोलोगे ये न्यूक्लियस है, ये 1s है, ये 2s है और ये 3s है, ये 0.53 इंटू 9 हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों एक चीज और, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये 1s इस स्पेस में यानी 0.53 पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 0.53 इंटू 4 पे भी बहुत ज्यादा है, 0.53 इंटू 9 पे भी बहुत ज्यादा है। तो बोले अच्छा यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है वो तो ऑर्बिटल है, लेकिन वो जगह जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको जहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जीरो नहीं बोलना है, प्रोबेबिलिटी 100% भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी जीरो भी नहीं है। तो अब दो शब्द आए कि क्या, 3D space around the nucleus where probability of finding of electron is maximum is known as orbital, but the 3D space around the nucleus where probability of finding of electron is minimum is known as node। ये एक नया शब्द आया, नोड। बोले नोड क्या है, बोले ये न्यूक्लियस के चारों ओर का वो 3D स्पेस है where the probability of finding of electron is मिनिमम। क्लियर है। अब आप ये देख पा रहे हो कि 1s में एक भी नोड नहीं है, 2s में एक नोड है, 3s में 2 नोड है, 4s में कितने होंगे भाई, जब 2s में 2, 3s में 2 नोड है तो 4s में 3 नोड होंगे, 5s में कितने नोड होंगे, 4 नोड होंगे। तो ns सबसेल में कितने नोड होंगे बच्चों, बोले n-1 टोटल नोड होंगे। टोटल नोड्स आर n-1। अब ये नोड में भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ये नोड जब हम पढ़ाई करते हैं बच्चों तो 2 तरह के होते हैं, एक एंगुलर नोड कहलाता है और एक रेडियल नोड कहलाता है। एंगुलर एंड रेडियल नोड, इसमें भी आपको कोशिश ये करना है कि आप जब कई बार पढ़ोगे तो आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि देयर आर 2 टाइप ऑफ नोड्स आर पॉसिबल विच आर नोन एज angular node and the second one is radial node, and the total sum of angular node and radial node is termed as total number of nodes। तो आपको एक कोड याद रखना है कि नंबर ऑफ, कोई आपसे पूछे एंगुलर नोड कितना होगा तो आप बोलोगे L, यानी उस पर्टिकुलर सब सेल के लिए जो L एजीमुथल क्वांटम नंबर का कोड है वही उसका एंगुलर नोड का नंबर कहलाएगा। ये अगर आप परफेक्ट हुए तो अब दूसरी बात आती है नंबर ऑफ एंगुलर की जगह नंबर ऑफ रेडियल नोड, और रेडियल नोड का नंबर होता है n-l-1। ये फार्मूलों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, दीज फार्मूलेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ रेडियल नोड n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस पर्टिकुलर, मैंने कहा
4p, तो आप बोलोगे n 4 है, p है तो l 1 है, तो बोलोगे 4 माइनस l माइनस 1, यानी 4 माइनस p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस 2 यानी 4p सब सेल के अंदर रेडियल नोड का नंबर 2 होगा। अब आप इन दोनों का समेशन कर लोगे और बोलोगे अच्छा दोनों का सम कर लूं तो मुझे टोटल नोड मालूम हो जाएगा, और टोटल नोड आर n माइनस 1। तो बस यही ज्ञान है बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, तो अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का ज्ञान है तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, and the number of radial node always equal to n minus l minus 1, where n is principal, l is azimuthal quantum number, and the total sum of both the nodes are collectively termed as total number of node. Clear? तो एस सब सेल में आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिटल आपको मालूम है न्यूक्लियस के चारों ओर का वो स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वो स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन के ना मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको हम नोड कहते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है वो नोड है, और इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पर मैक्सिमम है वो कहलाता है ऑर्बिटल। क्लियर? चलिए, इसी में अगर मैं कहूँ शेप ऑफ पी सबसेल, तो पी सबसेल का जो शेप आता है बच्चों वो आपने सुन रखा है, वो है डम्बल। वन डम्बल अगर मैं ये कहूँ कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो एक डम्बल का मतलब आप जैसे आप इंग्लिश में 8 बनाते हैं ना, बस आप 8 बना दो। तो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट होता है प्लेन पेपर में आपकी कॉपी के ऊपर एक हिस्सा एक हिस्सा नीचे। अब इसको हम क्या कहते हैं, लोब, अपर लोब एंड लोअर लोब। तो एक डंबल में 2 लोब होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। अब आपको मालूम है कि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इसमें बच्चों को करना क्या है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, अगर आप एक्स ऑर्बिटल के ऊपर बना दो डंबल को तो ये पी एक्स ऑर्बिटल है। अगर आप बच्चों यही चित्र बनाओ और वाई के ऊपर बना दो तो आप बोलोगे ये पी वाई ऑर्बिटल है, बहुत सरल है। और अगर यही चीज बना के आप जेड के ऊपर बना दो तो ये पी जेड ऑर्बिटल है। यानी पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। बहुत इजी होते हैं, बस आपको ये क्लियर रखना है कि पी एक्स का मतलब डंबल इज ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन नॉट परपेंडिकुलर, ऑन द एक्स एक्सिस। पी वाई का मतलब डंबल इज ऑन द वाई एक्सिस, एंड पी जेड का मतलब डंबल इज ऑन द जेड एक्सिस। और इन तीनों ऑर्बिटल को अगर आप एक साथ बना दो तो वो कहलाएगी पी सबसेल। तो जब एक साथ बनाते हैं बच्चों तो ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि अगर मैं कहूँ कि ये वाला पी एक्स है, ये वाला पी वाई है, तो जेड बनाने के लिए आपको करना क्या है, ये इसके हाफ से इसका हाफ मिलाना है और इसके हाफ से इसका हाफ मिलाना है, ऐसे है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो अगर मैं एक साथ अगर बना देता हूँ तो दिस वन इज नोन एज पी सबसेल। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और वो दिक्कत क्या होगी वो देखो, ये बोला यार पी एक्स पी वाई, बोले ये पी जेड, वहीं से जोड़ दिया तो फिर ये फूल पौधा तैयार हो जाएगा, बोले तो कचरा हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्स पहले एक्स बनाओ, वाई बनाओ। जेड बनाने के लिए एक्स और वाई के बीच से लाना है, तो वो इनविजिबल है, वो आधा हिस्सा दिख नहीं रहा होता है, इसलिए आपको वही प्रिकॉशन करना पड़ता है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड सब सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हो आप। बस ये प्रिकॉशनरी इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इतना तो मुझे लगता है कि आप ध्यान रखोगे, और अगर ये बातें आपको क्लियर रही तो आप बहुत परफेक्टली इन चीज़ों का आंसर दे पाओगे। अब आता है डी सबसेल। तो डी सबसेल में आप जानते हो 2 डंबल होते हैं, डबल डंबल शेप होता है। तो आपको अभी एक डंबल बना रहे थे, अब आपको 2 डंबल बना रहे हैं। 2 डंबल बनाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ डी एक्स वाई है तो इसमें 2 बातें कि 5 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इसको जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो डी का सेट क्या शेप होगा, उसको कैसे हम ओरिएंटेशन करेंगे। 5 ऑर्बिटल हैं, फिर
इनका अगर आपको शेप क्लियर हो गया तो फिर आगे चल के अब आप इसमें पढ़ोगे कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन को भरूं कैसे, तो उसके लिए आपको नियम आएंगे, पाउलीज लॉ ऑफ एक्सक्लूजन जो कि बहुत सरल है, उसके बाद आएगा हंट्स लॉ, एक आएगा बाउ प्रिंसिपल, एक आएगा N+L एजीमुथल और प्रिंसिपल N और L का सम रूल, साइमन एरेस प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस। तो इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम, और ये सब आप देख पाओगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इन चीज़ों को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो गारंटीड आपको ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 20-22 साल हो गए, मेरे को 22-23 साल हो गए पढ़ते हुए 25 साल हो गए, तो ये बहुत क्या बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर नॉलेज है। आप कोशिश करो कि इसको आप एक्सेप्ट करो, डाइजेस्ट करो, है ना, और बार बार चीज़ों को सुनो, सुनने के बाद पढ़ो, पढ़ने के बाद सुनो, एज यू लाइक, इट्स योर फ्रीडम, लेकिन सुनना है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो जो नीट के स्टूडेंट हैं जिनको नीट देनी है, गारंटीड बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में सिर पटकने से केमिस्ट्री में नंबर नहीं मिलेगा। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन ये सब बहुत नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी टेक्निकली बहुत ईजी होते हैं। हाँ, जो नीट जो IIT देते हैं, JEE देते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन प्लस कंसेप्ट दोनों का बहुत रोल हो जाता है। तो वहाँ पर आपको डेराइव्ड कंडीशन बनती है, आप फार्मूले को डेराइव कर पाते हो कि नहीं, आप फार्मूले की डेप्थ तक जा पाते हो कि नहीं, इसका तो थोड़ा रोल बढ़ ही जाता है। तो ये तो आपकी डिमांड है, आप किस चीज़ का एग्जाम दोगे उसके हिसाब से। जो स्कूल एग्जाम देने वाले हो वो जानते ही हो कि अल्टीमेटली यू हैव टू फाइट विद द 30 और 35 क्वेश्चन विच आर मोर ईजियर देन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप, लेकिन नॉलेज तो आपको पूरा लेना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आता है, जो कि गारंटीड आया ही है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इट्स ऑन योर ड्यूटी। और बाकी मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।